नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। भाजपा सरकार ने 3 तलाक को प्रतिबंधित किया तो अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं की जिंदगी 3 तलाक के चलते ही बद से बदतर हो गई है। आज पवई थाना क्षेत्र से आई एक महिला ने पुलिस कप्तान से शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने 3 तलाक दे दिया, जबकि उसके परिवार में बड़ी बेटियां हैं, बेटे हैं, ढेर सारी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद उसने ऐसा काम किया। आखिर मैं अब जाऊं तो कहां जाऊं? किसी तरह नौकरी और कुछ काम करके बच्चों का पेट पाल रही महिला ने पुलिस कप्तान से न्याय मांगा और कहा कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो दूसरी महिला से शादी भी कर चुका है। हमारे पति दूसरी शादी कर लिया है और हमको मार के तलाक दे दिया। हमारे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, उसमें मेडिकल लगा है SP साहब के यहाँ। तो SP साहब कहें मुकदमा आपका दर्ज कराया जाए। हम कहे हाँ, कल चलिए आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमको बहुत दिक्कतें हैं सर, दिक्कतें मत पूछिए। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ हो गई, शादी ब्याह मैं कैसे कैसे की, कहाँ से की, उसको मैं जानती हूँ ना, कि भीख मांग के कि कहाँ से क्यों अपना घूम रहा है। क्या मिल रही है कि बच्चे जो है यही कि पहले तो मिले कि जो है लड़की की शादी की हो, मैं तुमको उठवा दूंगा। फिर मेरे बच्चे को, मेरा लड़का एक है, उसको जो है अपने रिश्तेदार से मिलकर जो है वो कि जो है 3 बार मेरे बच्चे का वो जो है पीछा किया। उसके बाद 2 बार 3 बार मेरे घर में कूदा। हाँ, क्या कहा उसने? कहा जाओ, तुमको जो है मैं तलाक दे रहा हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, फोन पे बोले या नहीं, सामने। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं। अरे महाराजगंज में हम जो है पहले से तो हम इतनी मेहनत करके सुई धागा चला के सिलाई करके बच्चों को पाल के शादी ब्याह किया। अब ना हमारी नौकरी लगी है, अब तो हम काम कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारा सारा उसका वही नौटंकी था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इससे कड़ी सजा मिले और इसको जो है वो क्या वो दूसरी शादी कर रहा है? जी कर लिया है। क्या कर लिया है? शादी कब किया? अरे अभी ये जो है 11 अक्टूबर को किया है, 1-2 महीना हुआ होगा। बहन सब मिल कर बहन हाँ जो है मुझे मारा और धमकाया और उसके बाद जो है मारकर मेरी बच्चियाँ थी, मेरा हाथ तोड़ दिया। उसके बाद हम अपने मायके चले आए। उसके बाद हमसे कहा वहीं हमारे सामने कि हम तुमको तलाक दे रहे हैं, जाओ 3 तलाक ले लो, जाओ, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो उसके परिवार वाले, उसकी माँ बहन, 3 बहन हैं। एक जो है हरौला थाना कुर्रे और जो है 2 और हैं, एक पवई थाने में है, एक और है। तीनों मिलकर शादी कराई। अब बाप मेहदी हसन है और जो है माँ तशरीफुन है। सब मिल माँ सारा गुल माँ बहन खिलाती हैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई। सारा इसका वो जो है टारगेट माँ के लग सोता है, माँ के लग बैठता था, हर काम माँ ही ने कराया उसका, माँ बहन ने। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि हाँ, मामला संज्ञान में आया है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पवई थाने का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उनके पति ने उनको 3 तलाक फोन पे दिया है और वो बाहर रहते हैं इस टाइम पे। इस पूरे प्रकरण की जांच आज सीओ फूलपुर को दी गई है। शाम तक उनसे रिपोर्ट ली गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर FIR पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही खास और गर्व की अनुभूति कराने वाला है। 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका ध्वज सौंपा था। आज पुलिस लाइन परिसर आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस खास मौके पर ध्वजारोहण किया और एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया। पुलिस झंडा दिवस पर प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता है और आज इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि ध्वज सभी को गर्व की अनुभूति कराता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरवमय इतिहास है और उसी की बदौलत आज हम अपने कर्तव्य का शानदार अंदाज में निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने सभी जवानों से कहा कि जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन आगे भी करते रहिए। शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक
लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। किसी संगठन का ध्वज उसकी शान व पहचान होता है। ध्वज का महत्व आदिकाल से वेदों व पुराणों में देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था। इसके उपरांत मुंबई पुलिस कमिश्नरेट को 1954, महाराष्ट्र पुलिस को 1961, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को 2003, तमिलनाडु पुलिस को 2009, हिमाचल प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस को 2019 में सम्मान प्राप्त हुआ है। यह ध्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। पुलिस ध्वज को फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें स्वाभिमान एवं गर्व की अनुभूति होती है। हम सभी में कर्तव्य निष्ठा की नई ऊर्जा संचारित होती है। यह ध्वज हमें नए जोश और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। इतिहास हमारे निष्ठावान साथियों की अनवरत ड्यूटी, कर्तव्य परायणता, जनसेवा, पराक्रम तथा कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले आत्म बलिदानी वीर साथियों की अनगिनत गाथाओं का साक्षी है। आबादी के अनुसार देश में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद उपलब्ध जनशक्ति एवं संसाधनों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन की अपेक्षा अनुसार अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति एवं कठोरतम कार्रवाई करने के फलस्वरूप सभी महत्वपूर्ण अपराधों में भारी कमी आई है। यह सब आप सभी की ही कार्यकुशलता का परिणाम है। दुर्दांत अपराधियों एवं माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा करने, उनके प्रति अपराध रोकने, उन्हें त्वरित न्याय दिलाने, उनके सम्मान व स्वावलंबन हेतु ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम जन ने चैन की सांस ली है और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के ATS यूनिट द्वारा मूक बाधिर छात्रों एवं कमजोर आय के वर्गों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने वाले सिंडिकेट को ध्वस्त कर उन्हें जेल भेजा गया। विगत दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विवेचनाओं के निस्तारण में वैज्ञानिक विधियों के समावेश हेतु यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया। यह संस्थान नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगी। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है तथा साइबर जागरूकता कैंपेन व प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। साइबर अपराध करने वालों के विरुद्ध एवं सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी अथवा भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई है। जन शिकायतों का समाधान और निरंतर संवाद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया ने जनता का विश्वास अर्जित किया है। कोरोना सर्वव्यापी महामारी के समय उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 1952 से लगातार यह सिलसिला जारी है। इस खास मौके पर CO सदर अभिजीत R शंकर, CO अंडर ट्रेनिंग सौम्या सिंह व प्रतिसार निरीक्षक के अलावा लाइन के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ से निजामाबाद को जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। उसके बावजूद न तो लोक निर्माण विभाग जाग रहा है और न ही प्रशासन का कोई अफसर, जबकि गाहे बगाहे ये अधिकारी खुद इसी सड़क से गुजरते हैं। ऐसे में आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने इस सड़क के सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण आजमगढ़ से निजामाबाद जाने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। हरबंशपुर तिराहे से भदुली पुल तक ही लगभग कई किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि विभाग के अफसर तत्काल यहाँ की सड़कें सही कराएं। ज्ञापन सौंपने वालों में इंजीनियर सुनील यादव, डॉक्टर HC विश्वकर्मा, रितेश यादव, रामकेश यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कड़े अनुशासन और बेहतर पठन पाठन के लिए जाने जाने वाले जीएनपुर स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल को CBSE ने अब परीक्षा सेंटर भी बना दिया है। सगड़ी तहसील में स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में CBSE हाफ ईयरली एग्जाम टर्म फर्स्ट का सेंटर आया हुआ है। यहाँ पर मुबारकपुर स्थित पब्लिक स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय राय ने बताया कि CBSE ने परीक्षा सेंटर हमारे विद्यालय को बनाया है। यहाँ पर संबंधित बच्चे अपने विषय की परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की है, जिसमें बच्चों को OMR सीट भी दी जा रही है।
ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रूप में है, जिसमें टर्म 1, जिसको टर्म 1 नाम दिया गया है, टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम। और इसमें सीबीएसई ने सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों का सेंटर भेजा है और उस सेंटर के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने अपने सेंटर पे जाके अपना अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा सर, और इस परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है और छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये परीक्षा एक तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें, और इसमें OMR सीट भी दी जाती है जहां बच्चों को केवल टिक करना होता है, जिसमें बहुत सारे कॉलम भी दिए गए हैं। उन कॉलम को बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले ABCD कॉलम में जो भी है वो कलर करना पड़ता है, फिर स्टार कॉलम है, फिर हैश कॉलम है। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को बहुत ही गहराई से ध्यान देना होता है, और जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं बच्चे उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उस कॉलम को फिल करते हैं। और ये बेसिकली जो पेपर है वो 11:30 बजे से और 1 बजे के बीच में चलता है। जहाँ तक रह गई बच्चों की बात, तो बच्चों के लिए ये संदेश है कि ये एक उनका टेस्ट है। आने वाले भविष्य में जो उनको लड़ाइयाँ लड़नी हैं वो लड़ाइयाँ इसी माध्यम से लड़नी हैं। तो उनको आज से ही सीबीएसई बोर्ड ने एक माध्यम दे दिया है तैयारी का कि भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम को वो अच्छी तरह से फेस कर सकें और उसको निकाल सकें। सर, ये कहाँ से सेंटर आया है, किसी स्कूल से? ये हमारे यहाँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल से सेंटर है। जो आज विषय था उनका 405 कोड, और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट उनका सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 405। अच्छा सर, ये कब से एग्ज़ाम चला है, कब तक एग्ज़ाम सर चला? ये हमारे यहाँ तो जो सेंटर पड़ा है वो पहला जो एग्ज़ाम था वो 20/11 में था, और हमारे यहाँ 21/12 को लास्ट होगा एग्ज़ाम। अच्छा। इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं भी काफी खुश हैं। PR इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया मेरा, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए थे, बहुत टफ नहीं आए थे। मतलब क्लासेस में कैसी तैयारी थी एग्ज़ाम की? अच्छी थी। एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, क्वेश्चंस भी बहुत टफ नहीं थे, मीडियम थे, बहुत अच्छा एग्जाम। और एग्ज़ाम आपकी क्लास के अंदर हुआ, और क्लास में कैसा एग्ज़ाम हुआ है, कैसा मतलब डिस्टेंस किया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है। और क्या कुछ कहेंगी प्रबंधक को लेकर अपने स्कूल से? मेरे स्कूल के प्रबंधक बहुत ही अच्छे हैं, मेरे सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने आज हमें विशेष भी दिया, बेस्ट ऑफ लक। विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में कमल खिलाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे के बीच पार्टी के रणनीतिकार भी जिले में दौरा कर रहे हैं। आज विधानसभा सगड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान श्री KN सिंह महिला PG कॉलेज जीयनपुर में राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी विवेक ठाकुर का आगमन हुआ। यहाँ पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चिंतन मंथन किया और विजय का मंत्र दिया। इसमें जीयनपुर मंडल और आजमगढ़ मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सभी को चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाना है। जनता हमारे साथ है। मोदी जी और योगी जी के नाम पर पूरा देश एकजुट है। विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत मिलेगी, विरोधी भी यह बात देख लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव-गांव का दौरा कर यह देख लें कि जिन भी वोटरों का नाम छूटा हुआ है उनका नाम मतदाता सूची में हर हाल में शामिल हो जाना चाहिए। महिला सभासद ज्योति मिश्रा के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक हुई। यहां पर आगंतुकों का आभार ज्ञानेंद्र मिश्रा ने जताया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, अरविंद जायसवाल, सच्चिदानंद सिंह, घनश्याम पटेल, दिवाकर सिंह, देवेंद्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, शिव गोपाल जायसवाल, संतोष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बार क्या कहा है राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने। पार्टी की संगठन के अंदर की बैठक थी। इस शक्ति केंद्र एक हमारे यहाँ एक संरचना है, उसके तहत उन लोग की बैठक थी।
उसी के नियमित हर विधानसभा में ये बैठक चल रही है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। चुनाव को लेकर के कैसे तैयारियां रहेंगी सर? बहुत बढ़िया तैयारी है। और कल की भी बूथ अध्यक्षों की बैठक हुई वहाँ पर गोरखपुर में, आपने देखा होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, यशस्वी मुख्यमंत्री जी थे। आजमगढ़ जिला का अप्रत्याशित उपस्थिति रहा और जो बूथ अध्यक्ष इतनी बड़ी संख्या में जब इस जिला से वहाँ पहुँचे तो ये इस बात का परिचायक है कि आजमगढ़ की जनता इस बार मूड उसका इस तरह से बना हुआ है। कार्यकर्ता में तो उत्साह है कि आजमगढ़ में भाजपा इस बार बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस उसका होने जा रहा है और व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है इस जिला में फहराएगा और एक मजबूत सरकार का फिर पुनर्गठन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इस बार आजमगढ़ का योगदान उस गठन में निश्चित रूपेण होगा। सर, गृहमंत्री आए हुए थे, उनके आगमन को लेकर के कितना प्रभाव पड़ेगा? गृहमंत्री जी का आगमन का प्रभाव तो निश्चित पड़ना है। आपने देखा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और सुहेल देव जी पर जो गृहमंत्री जी ने जो सुझाव दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, इसका नामकरण उस पर किया, सहजता से स्टेज पे ही उन्होंने स्वीकार करके और सरकार की तरफ से घोषित कर दिया और नामकरण यहाँ के विश्वविद्यालय का सुहेल देव जी पे होना है। इसकी बहुत बड़ी चर्चा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और लोग बहुत खुश हैं, उत्साह। जिस प्रकार से गाजीपुर से जो ट्रेन चली दिल्ली की, उसका भी नामकरण जो है मोदी जी ने जो ट्रेन चलवाया, सुहेल देव एक्सप्रेस जो रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस बात से लोगों को विश्वास है कि जो कहती है सो करती है और काम करने वाली पार्टी है, हवाबाजी वाली पार्टी नहीं है और लोगों ने अनुभव किया है और उस आधार पे जो है जनता का जो मन है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वो बना हुआ है कि पुनः यही सरकार को एक ईमानदार दमदार सरकार को स्थापित करना है और उसके लिए हम जो है अपने चुनाव की तैयारी में संगठन के दृष्टिकोण से सब लोग लगे हैं। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को घेरने और उसे मटिया मेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने रणनीति बिछाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव आ चुका है और इसी बीच आज आजमगढ़ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की 26 सितंबर से शुरू हुई बहुजन कल्याण यात्रा आजमगढ़ पहुंची। यात्रा के लालगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई समेत कई पदाधिकारी जैसे ही गाड़ी से उतरे, यहां पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यात्रा लालगंज से पलना, जयनगर, मेहनगर होते हुए मुबारकपुर पहुंची। रथ के आगे सैकड़ों कार्यकर्ता और युवा मोटरसाइकिल पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगवानी में चल रहे थे। हम आपको बता दें कि बनारस से यह रथ यात्रा आई और आजमगढ़ के कई बाजारों से होकर गुजरी। यात्रा का समापन आगामी 18 दिसंबर को लखनऊ में होना है। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता पवन उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राजाराम भगत, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश राम, जिला उपाध्यक्ष संजय, लालगंज प्रभारी दीपक लाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे समाज में चेतना फैलेगी और लोग राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां बहुजन समाज का ठेका ले रही थीं, लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है। आरपीआई के नेतृत्व में बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चल रहा है। प्रदेश प्रवक्ता पवन उपाध्याय ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में लहर चल रही है। भाजपा के अलावा जो आरपीआई समेत अन्य सहयोगी पार्टियों को जोरदार बढ़त मिलेगी। पार्टी की एक बार फिर यूपी में सरकार बनेगी और सर्व समाज का विकास होगा। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जगह को मजबूत कर रही है संगठन के माध्यम से। यात्रा का शुरुआत
26 सितंबर से शुरू हुआ है सहारनपुर से। एक दिन एक जनपद होते हुए आज हम लोग आजमगढ़ में हैं और इसके आगे कारवां बढ़ते जाएगा। 18 दिसंबर को एक बड़ी महारैली हो रही है लखनऊ के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेंट्रल में बीजेपी के साथ अलायंस में गठबंधन चर्चा बहुत बात हो रही है और आने वाले समय में गठबंधन होकर के बीजेपी आरपीआई के चुनाव साथ देखिए जो सीटें बीजेपी के पास नहीं है हम लोग उसके मांगने में वो लगा रहे हैं जो सीटें आपके पास नहीं हमको दीजिए और बीजेपी इसमें तैयार हो रही है। ऐसी है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। ये हम करते चले बाबा साहब दारोगा का काम करें और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम। प्रदेश में समस्याएं बहुत सारी हैं जो हम सब करने का काम करें और प्रदेश को एक नया विकल्प 22 में मिले। बीजेपी आर के साथ में सत्ता में सरकार वापस आएगी और एक नया इतिहास। कई दिनों के इंतजार के बाद निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिहा में स्थित विनायक पब्लिक कॉलेज के प्रांगण में बीएड और डीएलएड संयुक्त सत्र का आरंभ हुआ तो यह दिन सभी के लिए यादगार बन गया। बेहद ही रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी बात भी रखी, गुरुजनों ने भी उन्हें सारगर्भित संदेश दिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए एबीआरसी ठेकमा आजमगढ़ हरिप्रकाश जी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी प्रशिक्षु अपने आप को भविष्य का शिक्षक माने और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक सफलता के साथ पढ़ाई करें। निश्चित तौर पर आगे चलकर वे अच्छे राष्ट्र निर्माता साबित होंगे। उन्होंने कहा कि समाज में गुरुजनों का यूं ही आदर नहीं होता। आप लोग त्याग तपस्या के साथ भावी पीढ़ी को संस्कारवान और शिक्षावान बनाएंगे। इस समारोह में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और स्कूल प्रबंधक मोहम्मद मुस्तनीफ फराही ने कहा कि शिक्षक कुम्हार की तरह होता है जो कच्ची मिट्टी से बेशकीमती वस्तुओं को ढाल देता है। इसलिए शिक्षकों का पूरा समाज ही सम्मान करता है। इस समारोह में प्रतिभागी प्रशिक्षु नम्रता सोनी, निखिल यादव, प्रवीण, आराधना यादव, गुंजन चौहान, प्रीति मौर्य और अभिमन यादव ने अपनी वाक्पटु और रचनात्मक क्रियाकलापों से सभी को खूब हंसाया और बड़ा ही बढ़िया संदेश भी दिया। कॉलेज के शिक्षक श्री राकेश यादव, उमाकांत यादव व अमित सर ने प्रशिक्षुओं को खास ढंग से मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ही राष्ट्र निर्माण का जिम्मेदारी है। जैसा आप बनेंगे हमारा राष्ट्र भी आगे चलकर वैसा ही बनेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने जीवन को अनुशासन रूपी पतंग के साथ ही रखें जिससे कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन अनुशासन तब भी न छूटे। कॉलेज के प्रबंधक श्री सुजीत सिंह ने कहा यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बलिष्ठ और तेज दौड़ने वाले नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही है जो स्वयं पहले सोचते हैं मैं जीत सकता हूं। अंत में कॉलेज के प्राचार्य योगेंद्र पांडे और सीपी सर ने आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर भोले मिश्रा, अमित सर, उमाकांत सर, राकेश सर, चंद्र प्रकाश सिंह, रामचंद्र प्रजापति, विपुल शर्मा और कई लोगों ने अपने विचार रखे और छात्र प्रशिक्षुओं की हौसला अफजाई की। दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।